दोस्तों इस वीडियो में हम 2024 में रैंक 18 अचीव करने वाली सौम्या मिश्रा जी उनकी आंसर शीट को एनालाइज करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने मेंस एग्जाम में जीएस के पेपर में 475 मार्क्स स्कोर किए। यहाँ पर आप उनका मेंस का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 में 121, जीएस पेपर 2 में 127, जीएस पेपर 3 में 93 और जीएस पेपर 4 में 134 मार्क्स, कुल मिलाकर 475 मार्क्स उन्होंने मेंस एग्जाम में जीएस पेपर में स्कोर किए हैं। समझेंगे कि कैसे आप उनके आंसर्स से लर्न कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप भी 450 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएं जीएस मेंस एग्जाम में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन जो है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू एग्री दैट अ रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? what are the other factors that influence the growth trajectory of a country? तो यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में जो हम ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं उसमें डोमेस्टिक डिमांड का एक मेजर रोल है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और इसके साथ साथ और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक कंट्री की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करते हैं? अब इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो देखिएगा उन्होंने इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा है। उन्होंने इंट्रोडक्शन में रिपोर्ट्स और डेटा का इस्तेमाल किया है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट कोट की है, एंड इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इकोनॉमी के आंसर को स्टार्ट करते हुए उन्होंने रिपोर्ट और डेटा का इस्तेमाल किया है। आप भी जब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप भी ऐसे फैक्ट्स साइट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, जिससे वो इंट्रोडक्शन और रेलिवेंट और पावरफुल बन जाए। इसके बाद जब उन्होंने आंसर लिखना शुरू किया है तो बॉडी में सबसे पहले उन्होंने एक सब हेडिंग यूज़ किया और उस सब हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स टाइप का बनाया है। देन उनके जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर उन्होंने कॉन्साइज प्रिसाइज पॉइंट्स लिखे और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा जगह जगह वो डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे पहले, फ्यूल्स प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज राइजिंग डिमांड ऑफ सर्विसेज, यहाँ पर राइज इन परचेजिंग पावर ऑफ पॉपुलेशन, देन राइजिंग अर्बनाइजेशन। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यूज़ किया, वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिख रही हैं, वो एरोज का इस्तेमाल कर रही हैं फैक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। आप सभी पॉइंट्स में देख सकते हैं एरोज का इस्तेमाल किया गया है। अब एक टॉपर जिन्होंने 475 मार्क्स स्कोर किए हैं जीएस मेंस में, तो ये दिखाता है कि यूपीएससी इस टाइप की आंसर शीट को भी अच्छे मार्क्स दे रही है। जैसे पहले हम ये कहा करते थे कि आप प्रॉपर सेंटेंसेस लिखिए, बट जितने 2023 या 2024 के टॉपर्स की आप आंसर शीट देखेंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं है बट फैक्ट्स काफ़ी सारे सप्लाई किए जा रहे हैं आंसर में। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपने आंसर्स को कंटेंट से एनरिच करना है, एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज सच एरोज टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने आंसर में सप्लाई कर पाए। चलिए इस आंसर का दूसरा पार्ट देखते हैं किस तरीके से उस पार्ट को एड्रेस किया गया। अब यहाँ पर उन्होंने लिमिटेशंस की बात की है। लिमिटेशंस में भी अगर आप देखेंगे वो डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं, जहाँ पर वो जीडीपी की बात कर रही हैं, वो पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को लेकर डेटा प्रोवाइड कर रही हैं। तो मतलब उन्होंने अपने आंसर को डाइवर्सिफाई किया है। उन्होंने ये भी दिखाया कि इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या लिमिटेशंस है, वहाँ पर उन्होंने सब पॉइंट्स यूज़ किए हैं, सब पॉइंट्स को अंडरलाइन किया गया है। देन अगेन डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी का आंसर है। देन उन्होंने अदर फैक्टर्स की बात की है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अदर फैक्टर्स में भी जब आप देखेंगे तो कंप्लीट पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ पॉइंटर्स दिए गए हैं। सो दैट मीन्स कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके जो आंसर्स हो उनमें कंटेंट होना चाहिए, विच वॉज ऑलवेज द डिमांड। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले हम कंप्लीट सेंटेंसेस पे जोर दिया करते थे, बट इन आंसर्स में अगर आप देखेंगे कंप्लीट सेंटेंसेस मिसिंग है, कंटेंट जरूर एनरिचिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपने आंसर्स को कंटेंट से एनरिच करना है, और जिस तरीके से यहाँ पर एरोज का इस्तेमाल किया गया आप भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये तो पहला आंसर है। काफ़ी सारे आंसर्स उनके एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि ज्योग्राफी का जब वो आंसर लिख रही है तो किस तरीके से वो डायग्राम्स का भी इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट also on strategy and resources on which they are built, discuss in an Indian context। तो यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इसके साथ साथ बाकी स्ट्रैटेजीज और सोर्सेज उनके बारे में बात करनी है। अगेन
क्योंकि इकोनॉमी का आंसर है, उन्होंने फिर से जो स्टार्टिंग की है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में दिए गए डेटा उसको साइट करके शुरुआत की है। इंडिया होल्ड वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया के पास वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। अगेन जो आंसर शुरू किया गया है वो रिपोर्ट और डेटा के बेसिस पर शुरू किया गया। दैट मीन्स इकोनॉमी के आंसर में आप भी रिपोर्ट्स डेटा उसको साइट करने की कोशिश कीजिए। देन उन्होंने जब बॉडी शुरुआत की है तो फिर से उन्होंने एक सब हेडिंग यूज़ किया और सब हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स में उसे लिखा। इसके बाद जब आप देखेंगे उनके जो पॉइंट्स है, अगेन कंटेंट काफ़ी एनरिचिंग है, सेंटेंस चाहे कंप्लीट हो या ना हो। यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सटर्नल शॉक, सो प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, देन ousting of FDI in 2013 to 2024, then provide import capacity of crucial goods और क्रूड ऑयल। अब अगर आप इस आंसर को देख रहे होंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद पढ़ने में थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अधूरे से लग रहे हैं। बट देन अगेन क्योंकि कंटेंट एनरिच्ड है, इसी वजह से यूपीएससी हो सकता है इतने हाई मार्क्स दे रही है। क्योंकि आप सोचिए 475 मार्क्स, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। स्पेशली आजकल जब जीएस के पेपर में थोड़े से कम मार्क्स देखने को मिलते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और 2024 में हाईएस्ट मार्क्स जीएस में सौम्य ने स्कोर किए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम हॉट कैपिटल मनी एंड शॉक्स एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर इन केस ऑफ बीओपी क्राइसिस। इसके बाद वो बात कर रही हैं, अभी तक जो बात की वो बात की है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर। अब जो आंसर शुरू हो रहा है वहां पर वो स्ट्रैटेजी और अदर सोर्सेज की बात कर रही है। यहाँ पर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसको एम्फेसाइज कर रही हैं, उसके बारे में बात कर रही हैं। देन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी उसकी बात की जा रही है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट, एनआरआई अकाउंट्स, शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स। जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, पॉइंट्स छोटे लिखे गए हैं और पॉइंट्स में भी सब पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश की गई है। जैसे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी की जब वो बात कर रही है तो वो फुल कन्वर्टेबिलिटी उसकी बात कर रही है और पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी उसकी बात कर रही है। और दोनों के बारे में ही वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रही है। जैसे फुल कन्वर्टेबिलिटी को लेकर वो कह रही है यूजेस बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉरेक्स। यहाँ पर वो बात कर रही है प्रोवाइड स्टेबिलिटी, तारापुर कमेटी। तो तारापुर कमेटी ने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी उसको लेकर रिकमेंडेशन दी थी, तो यहाँ पर उन्होंने वो कमेटी भी साइट कर दी है। अगेन वही चीज़ हाईलाइट हो रही है कि आंसर में कंटेंट तो लोडेड है बट बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद कंप्लीट नहीं है। मतलब अगर आप ग्रामर वाइज देखेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखा गया है, लेकिन कंटेंट पूरा सप्लाई किया जा रहा है, कमिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, इसके साथ साथ डेटा सप्लाई किया जा रहा है, रिपोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। सो वेन एवर यू आर राइटिंग एन इकोनॉमी आंसर, आप भी मेक श्योर कीजिए कि आप रिपोर्ट्स के बारे में, डेटा के बारे में, रिकमेंडेशंस जो हैं अलग अलग कमेटी की, उनके बारे में आप लोग भी प्रोवाइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और आंसर देखते हैं उनका। अब ये आंसर जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इस आंसर में इसी वजह से आप देखेंगे कि उन्होंने एक पूरा का पूरा मैप भी ड्रॉ किया है। क्वेश्चन क्या है? द skewed emphasis on certain crops has distorted the cropping pattern in India, which has led to socio-economic and environmental consequences. Elaborate। हमें पता है कि इंडिया में ज़्यादातर राइस या वीट इन ही फसलों के ऊपर फोकस किया जाता है, एम्फोसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हम फेस कर रहे हैं। आपको उसी के बारे में बताना है। अब इस आंसर में जो उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है वो पिछले दो आंसर के कंपैरिजन में थोड़ा आपको वीक दिखाई देगा। इंडिया हैज़ मोनोकल्चर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लीडिंग टू मेनी इश्यूज। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कन्वे कर दिया कि इंडिया में मोनोकल्चर प्रैक्टिस होता है बड़े लेवल पर। मोनोकल्चर का मतलब है जब आप एक ही क्रॉप उगाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं राइस की, हम बात कर रहे हैं वीट की। फिर उन्होंने इस डायग्राम में ये बताया है कि कैसे और कौन से एरियाज है जहाँ पर मोनोकल्चर प्रिडोमिनेंट है। जैसे यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो वेस्ट का रीजन है हमारा, वहाँ पर राजस्थान का एरिया हो गया या पंजाब हरियाणा का एरिया हो गया, वहाँ पर वीट और राइस है। ऐसे ही जब आप ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं, जो पूरा कोस्टल रीजन है, यहाँ पे राइस प्रिडोमिनेट करता है। अब जब आप ज्योग्राफी के आंसर्स में इस टाइप के डायग्राम्स ऐड करते हैं तो वो आपको एटलीस्ट आधा नंबर एक्स्ट्रा दिलवाता ही दिलवाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप एक डायग्राम सप्लाई कर रहे हैं विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ मैंडेटरी। अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स लिखने शुरू किया कि क्यों इंडिया में मोनोकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है। उन्होंने एमएसपी की बात की है,
इसके साथ साथ उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन की बात की है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स उसकी बात की जा रही है, लो रेम्यूनरेशन ऑफ मिलेट्स एंड पल्सेस। तो यहाँ पर उन्होंने एक होलसम आंसर दिया है जहाँ पर वो बता रही हैं कि क्यों इंडिया में मोनोकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर सोशल इम्पैक्ट उसको एड्रेस किया है, जैसे राइज इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर रही है, मतलब उनके आंसर में जो कीवर्ड्स हैं वो उनको छोड़ नहीं रही हैं, वो सबको अंडरलाइन कर रही है। ऐसे ही रूरल डिस्ट्रेस की बात की जा रही है, विदर्भ रीजन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जहाँ पर सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं, इनकम और सोशल डिस्पैरिटी उसकी बात की जा रही है, फिर वो इकोनॉमिक इश्यूज उनकी भी बात कर रही हैं। इकोनॉमिक इश्यूज में भी जब आप देखेंगे तो वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। अगेन जब वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आई हैं तो उन्होंने पॉइंट्स को दोबारा से छोटा करना शुरू कर दिया, कॉन्साइज पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए। यहाँ पर वो इन्वायरमेंटल पॉइंट्स उनको डिस्कस कर रही हैं। तो मतलब ये है कि आपको कंटेंट एनरिचिंग आंसर्स लिखने हैं। अगर इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो चलेगा। क्योंकि जब एक टॉपर 475 मार्क्स स्कोर कर रही है और उनकी आंसर शीट में क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि वो सभी आंसर्स में एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, तो आप भी उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मेक श्योर आपके पास अच्छा कंटेंट है और आप उस कंटेंट को अच्छी तरीके से अपने आंसर्स में यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स, प्रॉपर सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं या नहीं। एक और आंसर देखते हैं। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एवलांचेस, ऑल्सो हाईलाइट द वेरियस स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनडीएमए गाइडलाइंस। तो बेसिकली आपको एवलांच के कॉज, उसके इम्पैक्ट और इसके साथ साथ कैसे हम एवलांच को मिटिगेट कर सकते हैं, एनडीएमए की क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आपको उसके बारे में बात करनी है। अब उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, एवलांच इज अ टाइप ऑफ लैंडस्लाइड दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉलिड डेब्री डाउन स्लोप इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप जब आप इस आंसर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत प्लेन एंड सिंपल है, उन्होंने क्लियरली एवलांच क्या होता है उस एवलांच को बस एक्सप्लेन कर दिया। अगेन बहुत अच्छा तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का। अगर आप ज्योग्राफी के आंसर्स लिख रहे हैं तो ज्योग्राफी के जो जियोफिजिकल फिनोमिनन्स हैं आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने वही करने की कोशिश की है। देन उन्होंने कॉज क्या है एवलांच वो बताया है। इसके साथ साथ अगेन उन्होंने एक डायग्राम बना दिया, इंडिया का मैप बना दिया और बता दिया कि कहाँ कहाँ अवलांच ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं। तो हिमालयन रीजन में दिखा दिया गया, सिक्किम में दिखा दिया गया, वेस्टर्न घाट्स उन्होंने हाईलाइट कर दिया। फिर उन्होंने कॉजेज़ की बात की है, जहाँ पर नेचुरल कॉजेज़ अगेन आप देखेंगे तो नेचुरल कॉजेज़ को बहुत प्रिसाइज, बहुत कॉन्साइज मैनर में लिखा गया। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड फैक्टर्स की आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत ही प्रिसाइज वे में उन पॉइंट्स को लिखा गया, हाईलाइट किया गया। इसके आगे जब उन्होंने इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की बात की है तो उससे पहले उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, इमीडिएट क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो इमीडिएट में लॉस ऑफ लाइफ की बात कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ। यहाँ आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, उन्हें पता है कि उन्हें इस आंसर में काफ़ी कुछ मेंशन करना है, जहाँ पर वो इम्पैक्ट्स को भी मेंशन कर रही है, उससे पहले वो डायग्राम भी सप्लाई कर रही हैं, वो कॉजेज़ ऑफ एवलांच उस पर भी बात कर रही हैं, कॉजेज़ में वो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों कॉजेज़ की बात कर रही हैं। इसके आगे चल के वो क्या क्या इम्पैक्ट हैं एवलांच के उसको भी मेंशन कर रही हैं। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से किया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इमीडिएट इम्पैक्ट लिखेंगे और उसके नीचे यहाँ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिखेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो उसके साइड में ही लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मुझे एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है उनको भी मेंशन करना है। तो इस आंसर से आप ये भी अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरीके से हमें हमारी आंसर शीट में जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आप इफेक्टिवली जो आपको गिवन स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब कुछ आंसर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर अगर 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है तो 150 की जगह आप 170 175 तक चले जाते हैं। अगर एक दो आंसर में आप ऐसा कर रहे हैं तो यूपीएससी वो अलाउ करती है। हाँ, अगर आप हर आंसर में वर्ड लिमिट को जंप करने लग जाएंगे तो वो आपको नेगेटिव मार्क्स ज़रूर देगी। तो टॉपर्स की आंसर की से आपको ये समझना चाहिए कि एक मॉडर्न फॉर्मेट क्या है आंसर राइटिंग का, किस तरीके से आप भी इस मॉडर्न फॉर्मेट को अपना सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेक श्योर कि आप 450 प्लस मार्क्स जीएस के पेपर्स में स्कोर कर पाएँ। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू। जय हिंद।